अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अगला सवाल बड़ा अहम है। कई बार ये सवाल पूछा, ये बल्कि 4-5 सफ़े हैं, इनके ऊपर बार बार ये सवाल आ रहा है, लेकिन वो वक्त की किल्लत की वजह से कोई अल्लाह का अमर ऐसा है, अल्लाह का इज़्न नहीं था कि सारे सवालात के जवाब मैं देकर जाता हूँ। तो ये आज 5वीं दफ़ा सवाल नंबर 4 5वीं दफ़ा आज आया है, बार बार रिपीट होके, यानी पिछली 4 दफ़ा से ये सवाल रह जाता है। सारे सवाल हो जाते हैं, सारे अमाल बता देता हूँ, 4-5 घंटे बयान हो जाता है, ये सवाल रह जाता था। ये सवाल क्या है? गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए, गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करना, रेज़र का इस्तेमाल करना, क्या ये दुरुस्त है? कोई केमिकल या कोई क्रीम इस्तेमाल करना, उसके बारे में बताएं। और आज के दौर में गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए जो लेज़र ट्रीटमेंट हो रही है, क्या ये शरअन जायज़ है? तो ये वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आखिरी वाला सवाल तो बहुत ज़रूरी है, और पीछे वाले की थोड़ी सी मैं वजाहत जो है वो कर देता हूँ। अल्लाह वाले, इन सवालात के जवाबात जानने से पहले आप उलमा की सोबत में बैठें तो आपको ये बात सीखने को मिलेगी कि दीन इस्लाम सलामती का नाम है। दीन इस्लाम सलामती का नाम है, यानी सलामती का दूसरा नाम दीन इस्लाम है। फिर दूसरी बात जो उलमा की सोबत में आप या मशाइख की सोबत में बैठेंगे तो आप सीखेंगे, वो ये है कि जब भी कोई अल्लाह का हुक्म या हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कोई हुक्म या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कोई सुन्नत मुताहरा आप देखें तो पहले उसका मकसूद और मतलूब जानने की कोशिश करें, फिर तहकीक के दरवाजे खुलते हैं। फिर तहकीक के दरवाजे खुलते हैं, इंसान का जो शऊर है वो बढ़ता है, इंसान का ज़हन खुलता है। जब ज़हन खुलेगा, इंसान सोचेगा, फ़िक्र करेगा, तफक्कर करेगा, तो अल्लाह रस्ते तहकीक के खोलता है। हमारा क्योंकि मजाज नहीं है, हम सोचते नहीं, हम जज्बाती लोग हैं या लाइलग लोग हैं, जितनी बात किसी ने कही ना सोचना है ना करना है, उसी तरह किए जाते हैं। वो फिर गलत मलत जैसे भी होती है, किसी की सही हो जाती है, वो निज़ाम चलता है, इसलिए दीन हमें समझ नहीं आता। फिर ये इश्काल पैदा होते हैं, परेशानियां जो है वो आती हैं। जिस तरह सवाल किया कि आज के दौर में गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए क्या लेज़र ट्रीटमेंट करवाई जा सकती है? मैं हल्फन कहता हूँ, वो पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर हमने दीन समझा होता या दीन समझने की कोशिश करें तो ये सवालात पैदा ही ना हो। देखिए, पहला हुक्म जो है उसकी नौइयत को समझें। हुक्म क्या है कि गैर ज़रूरी बाल साफ़ किए जाएं। मुसलमान के लिए लाजिम है कि 40 दिन के अंदर अंदर गैर ज़रूरी बाल क्या करे? साफ़ करे। अब जो इस हुक्म की रूह है, इस हुक्म की क्या है? रूह है। हम जब उसको समझेंगे तो फिर दरवाजे तहकीक के खुलेंगे। इस हुक्म का मकसूद और मतलूब क्या है? तहारत। बाल साफ क्यों करवाए जा रहे हैं? दीन हमारे से, दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हमारे से क्या चाहता है? तहारत, सफाई। क्यों? सफाई निस्फ़े ईमान है। बाल इसलिए साफ करवाए जा रहे हैं कि तहारत है। अब बाल साफ करने का तरीका जो है, ये दीन इस्लाम का हुस्न है, खूबसूरती है, और इसके इल्हामी होने की ये दलील है कि इस्लाम राय देता है या खामोशी इख्तियार करता है, सख्ती नहीं है। जो वक्त के तकाजे होंगे, जो ज़माने की सहूलियात होंगी, उनके मुताबिक वो चीज़ें इस्तेमाल करके आप बालों को साफ कर लेंगे। मैं इस सवाल के जवाब देने से पहले इधर आता हूँ। मैं अपनी होश में भी देखा है, हो सकता है अभी आपकी भी कभी नज़र पड़ी हो, आज के दौर में भी, ख़ासतौर पर देहातों में भी तो हो सकता है, और हमाम जो हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा है। पहले नेल कटर नहीं होते थे, नेल कटर नहीं होते थे। घरों में लोग नाखून कैंची से काटते थे। कैंची दस्तयाब होती थी, नेल कटर बाद में आया तो कैंची से काटे जाते। और हमाम हैं, जो नाई हैं, वो नाखून किससे काटते थे?
वो नाखून काटने वाला, मुझे अब नाम उसका भूल के मेरे ज़हन में आ रहा था, है जी, नहेरना, नहेरना कहते हैं वो जी, नहेरने से काटते थे। तो अभी भी आप देहात में जाएं तो वो नाखून जो है वो नहेरने से आपके काटेंगे। हो सकता है हमामों पे भी अभी भी लोग कटवाते हों तो उनके साथ वो काटेंगे, क्योंकि अब नेल कटर जो है वो दस्तयाब हो गया है तो नाखूनों से काटे जाते हैं। इससे आप पीछे चले जाएं, जहां लोगों को कैंची की सहूलत दस्तयाब नहीं थी तो लोग अपने नाखून पत्थर के ऊपर, खुरदरी जगह के ऊपर रगड़ के उनको छोटा करते थे। कोई रोड़ा लेके, कोई पत्थर लेके तो उसके ऊपर रगड़ते थे तो नाखून को छोटा कर लेते थे। अब हुक्म क्या है कि नाखून काटने का, पत्थर के साथ काटो, पत्थर के साथ रगड़ के काटो, कैंची के साथ काटो, या फिर आज के दौर में नेल कटर के साथ काटो। इस्लाम इसके ऊपर कोई पाबंदी या कोई कदगन नहीं लगाता। बैन ही इस दीन इस्लाम का या शरीयत मुताहरा का हुक्म यह है कि गैर ज़रूरी बाल साफ करो। उसके लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर दी है कि 40 दिन से ऊपर नहीं जाना, वरना तुम हालते गुनाह में चले जाओगे, हालते गुनाह में चले। अब 40 दिन से पहले बाल साफ करने हैं, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। देखिए पहले ज़माने में क्या था कि लोग जो बाल साफ है वो एक पत्थर था, उस पत्थर का पाउडर बना के इस्तेमाल करते थे, वो बगलों में लगाते थे, इस तरह ज़िरे नाफ जो बाल हैं उनको साफ करते थे। फिर मोचने का दौर आ गया, यानी मोचना, ट्विज़र जिसको आप कहते हैं। फिर क्या हुआ कि वो बाल सहाबा के दौर में भी मिलता है कि बाल जो है मोचने के साथ खींचे जाते थे। समझ आ गई? जैसे दाढ़ी के यहाँ बाल बढ़ जाते हैं, मर्दों के बाज के होते हैं तो ये बाल भी निकाले जाते हैं। ऐसे बाज रवायात में आता है बगलों के बाल जो है वो मोचने के साथ खींचे जाते थे, मोचना इस्तेमाल होता था। फिर जो अफ्रीका के ममालिक हैं, इस तरह के ममालिक हैं, वो क्या करते थे कि बालों को जलाते थे। बालों को क्या करते थे? शोले के साथ, आग के साथ जला देते थे। तो ये मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती रहीं। इसमें ख़वातीन की या मर्दों की कोई तमीज़ नहीं है, जो दस्तयाब था ज़रिया वो इस्तेमाल होता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि आज से यानी कह लो कि 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले ख़वातीन के लिए केमिकल्स आ गए, पाउडर आ गए। अब ख़वातीन अपने बाल जो गैर ज़रूरी हैं वो किससे साफ़ कर रही हैं? पाउडर के ज़रिए। और मर्द हजरात के लिए ब्लेड ईजाद हो गया, उस्तरा ईजाद हो गया, उस्तरे के साथ ब्लेड बाल साफ़ होना शुरू हो गए। फिर उस्तरे से बात बढ़ी, फिर सेफ्टियाँ आ गई। ब्लेड आ गया ना, ब्लेड की फरावानी हो गई, आम दुकानों पे दस्तयाब हो गया, सेफ्टियाँ दस्तयाब हो गई। फिर जो लोग पढ़े लिखे थे, जिनके घरों में हमाम थे, यानी उस दौर में हमाम कहते थे ना, जिन घरों में आजकल सर वाशरूम हम कहते हैं, उस दौर में हमाम कहते थे। जिन घरों में अलहदा कोई नहाने का निज़ाम होता था तो वो लोगों ने घरों में सेफ्टी इस्तेमाल करना शुरू कर दी, यानी गैर ज़रूरी बाल जो है वो भी साफ़ कर लेने। और जो मर्द हजरात अपने शेव करते हैं उन लोगों में कुछ लोगों ने घरों में कर दी। वगरना पहले तो सारे लोग नाई के पास जाते थे या नाई चल के उनके पास आते थे, हफ्ते में एक आध दफ़ा शेव करवा ली। फिर जूँ जूँ तालीम बढ़ी, महकमे बढ़े, नौकरियाँ हुई, रोज़ दफ्तर आना जाना, लोगों में शऊर आया। फिर जो शेव करने वाले लोग थे उन्हें रोज़ाना शेव करनी, वो नाई से तो नहीं करवा सकते। फिर सेफ्टी का ज़माना आ गया, ठीक है। फिर वही सेफ्टी जो है दाढ़ी साफ करने के लिए यानी शेव के लिए इस्तेमाल होती थी, वही बगलों के बाल और वही ज़ेरे नाफ बाल करने के लिए। और वो लोग जो बाहर करते थे हमामों पे, वो क्या करते थे? इस्तेमाल उस्तरा, ठीक हो गया। औरतों में भी इस्तेमाल हो रहा है यही कुछ, और यही कुछ मर्दों में भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर जब थोड़ा सा दौर और बढ़ा, यानी आज से 35-36 साल पहले फिर आ गया रेज़र, वो और सहूलत हो गई, ठीक है, और सहूलत हो गई। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, जिस तरह पहले उस्तरा छोड़ दिया या जलाने छोड़ दिए या नोचने खींचने छोड़ दिए, फिर क्या हो गया? केमिकल आ गया, फिर वो भी लोगों ने छोड़ दिया। फिर क्या हो गया? उस्तरा आ गया, फिर वो भी लोगों ने छोड़ दिया। अब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया है? सेफ्टी छोड़ दी है। अब आपको रेज़र आम दुकानों से सस्ता मिल जाता है, आप उसके लिए शेव जिसने करनी वो शेव भी घर में कर लेता है, और जिसने गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने हैं वो गैर ज़रूरी बाल भी साफ़ कर लेता है। बेनही औरतों के लिए जो है वो जो पाउडर था उसकी जदीद शक्लें आ गई।
फिर उसके बाद क्रीम आ गई, फिर उसके बाद आजकल स्प्रे भी अवेलेबल हैं, आप स्प्रे करते हैं जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर जो बाल आपने साफ करने हैं, थोड़ी देर के बाद वो बाल जो है वो नरम हो जाते हैं, आप कपड़े के साथ या किसी सख्त चीज़ के साथ उनको खुरच देते हैं, वो बाल वो उतर जाते हैं। ये सारे तरीके हैं। इन तमाम, मैंने ये इतनी तफसील के साथ ये मसला इसलिए बयान किया है ताकि किसी भी हमारे सुनने वाले के दिल में इश्काल ना हो। हम कहाँ से चले हैं? बाल जलाने से, पत्थर के दौर से, जहां जब पत्थरों को जो है रगड़ के उनको तहकीक दी कि इस पत्थर से बाल उतर जाते हैं, फिर आग से जलाने के, वहां से हम चले हैं, हम कहां तक पहुंचे हैं? बाल साफ करने वाली क्रीम तक या स्प्रे तक या रेजर तक। तो कोई फतवा नहीं लगा, कोई लगा फतवा? ये मैंने इतनी लंबी बात की है, इसमें कोई फतवा, कोई नारा लगा हो पीछे से? आज लेजर आया है तो इसमें फतवा आ जाता है। तो भाई कोई फतवे वाली बात नहीं है। आज के दौर में आप गैर जरूरी बाल अपने साफ करने हैं, औरतें हैं सर तपा अपना लेजर करवा सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेजर करता हूं तो मैं अपनी कंपनी की मशहूरी कर रहा हूं या अपना दिफा कर रहा हूं। मैं शरीयत की बात कर रहा हूं, मैं शरीयत की बात कर रहा हूं। इसलिए यह है कि लेजर आज के तरीका इलाज है, आज का तरीका इलाज है। देखिए आज टाइलें भी लेजर से काटी जा रही हैं, सड़कें जो हैं वो भी लेजर से काटी जाती हैं, ये आपका जो लंडर है वो भी लेजर से काटा जा रहा है, जमीनों की पमाइश है वो भी लेजर से हो रही। आगे आने वाला दौर जो है या मजीद आज से 5 साल पहले जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है ये सारी लेजर पे मुंतकल होती जा रही है तेजी के साथ। तो अब क्या होगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं गैर जरूरी बाल की, गैर जरूरी बाल तो अल्लाह वाले पीछे रह गए हैं। सर तपा आपने जो काम भी अब करना है वो लेजर के साथ होगा। इस तरह औरतें हैं वो सर तपा अपने बाल लेजर से साफ करवाएं। अब क्या था, औरतों का पहले पाउडर था, पाउडर से क्रीम आई, क्रीम से क्या आ गई? वैक्स आ गई, ठीक है, फिर थ्रेडिंग आ गई धागे के साथ। अब वो सारी चीजें क्या हो गई? ऑब्सोलीट, खत्म हो गई हैं। अब औरतों के लिए क्या है कि वो लेजर कराएं और जान छुड़ाएं। अब रहेगी बात कि क्या गैर जरूरी बाल यानी जेरे नाफ बाल, जब हम लोगों से यानी डॉक्टर्स हैं या जो लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास जाएंगे तो क्या वो जब सितर खोलेंगे तो वहाँ हमें वो उसका मसला नहीं होगा पर्दे का या शरीयत का मसला? ये है नुक्ता असल, ये पूछना चाहिए। होगा ये मसला उन लोगों के लिए है जिस तरह मैंने कहा कि हम लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, तो अब किसी के दिल में ये बात आएगी कि हजरत साहब औरतों को देखते हैं, ओ भाई मैं औरतों का नहीं करता, औरतों का औरतों वाले करते हैं, यानी उसकी सहूलत अलग है, वो अलग डॉक्टर है वो करते हैं। मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये मसला उनको है जिन्होंने कभी लेजर करवाया नहीं है। अल्लाह जो औरतों का, औरतें भी लेजर करती हैं तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि एक औरत जो है फुल बॉडी लेजर करवाने के लिए आई है तो औरत को सर पूरा नंगा कर दिया जाता है, बेलबास कर दिया, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जिस तरह हम थिएटर के अंदर जिस्म का उतना ही हिस्सा नंगा करते हैं जितना ऑपरेट करना होता है, बाकी सारे के ऊपर क्या होता है? गाउन होता है, सब्ज रंग का कपड़ा होता है, जहां से चीरा देना होता है, ऑपरेशन करना होता है, उतना जिस्म का इतना सा हिस्सा नंगा होता है। जैसे औरत का सी सेक्शन होना है, सिजेरियन होना है तो इतना हिस्सा नंगा किया जाता है, बाकी सारी औरत ढांपी हुई होती है। तो क्योंकि आवाम तो थिएटर में नहीं जाती, उस बेचारे को तो यही होगा कि औरत फुल बॉडी लेजर करवाने जाती होगी, डॉक्टर तो बड़े बेशर्म नहीं है, पूरी औरत को बेलबास कर दे, नहीं तू लेजर नहीं करवाना, ऐसी बात नहीं होती। एक तो ये होता है कि औरत का लेजर औरत ही करती है हर जगह पे। दूसरी बात ये होती है कि जो साथ असिस्टेंट होती हैं, यानी स्टाफ होता है, अगर औरत ने फुल बॉडी भी कराना है तो पहले हम इतना सा हिस्सा कर रहे हैं तो पूरे जिस्म के ऊपर उसका लिबास रहेगा, इतना ही नंगा किया जाएगा। फिर आगे करना है तो ये ढांप दिया जाएगा तो वो खोला जाएगा। बात समझ आ रही? इसी तरह अब आगे बात आ गई, ये तो जिस्म की बात आ गई। आगे किसी के पास ज़हन में ये इश्काल आएगा कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, ज़ेरे नाफ बाल हैं, उनको जब साफ करवाएंगे तो अल्लाह उनका भी यही असूल होता है, उनका भी यही असूल होता है। अब आप ये इलाज करवा रहे हैं तो इलाज के लिए शरीयत इजाज़त देती है।
अब देखिए, एक औरत है, उसकी डिलीवरी होनी है, तो क्या शरीयत इजाजत नहीं देती कि वो गायनेकोलॉजिस्ट से जाके करवा ले? अगर औरत अपना ऑपरेशन मर्द सर्जन से करवा रही है तो अपना ये काम क्यों नहीं करवा सकती? ये तो मैं औरत से कह रहा हूं, वो मर्द से करवा लेती है। देखें, मुल्तान में या पाकिस्तान का कोई भी शहर है, सबसे जो कामयाब गायनेकोलॉजिस्ट है वो कौन है? मर्द। तो मर्द से अगर डिलीवरी कराई जा सकती है तो ये इलाज के तौर पे क्यों नहीं करवाया जा सकता? लेकिन हया का पहलू है, शरीयत का मसला है। तो मैंने जिस तरह कहा कि वहां तो मजबूरी है, यहां तो मजबूरी कोई है नहीं। यहां तो जो लेजर कर रही है, लेडी डॉक्टर होती है, साथ स्टाफ होता है, फीमेल के साथ फीमेल और जेंट्स के साथ जेंट्स होते हैं। दूसरा फिर क्या होता है, मैंने जो बात बताई, जब लेजर ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो जिस्म का उतना हिस्सा खोला जाता है जितने पे लेजर लाइट आपने शुआएं जो है वो आपने लगानी है। जब उसके बाल रिमूव हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, भुर जाते हैं, झड़ जाते हैं, फिर अगला पोर्शन, यानी स्टेप बाय स्टेप होता है। ये नहीं होता, मैंने खुल के बात इसलिए समझाई है लोगों को शऊर देने के लिए कि किसी अकल के अंधे को ये हो कि मेरी बीवी या मेरी बहन या मेरी माँ लेजर करवाने जाएगी तो माज़अल्लाह ये लेजर वाले जो सारा बेलबास कर देते हैं। अल्लाह वालों, ऐसे नहीं होता। जिस थिएटर के अंदर होता है, जितना हिस्से का ऑपरेशन करना है, जहां से अप्रोच करना है, उतना नंगा रखा जाता है, बाकी सारा वो कवर्ड होता है। दूसरी बात यह है कि लेजर ट्रीटमेंट हम लफ्ज क्या बोल रहे हैं? ट्रीटमेंट, इलाज। तो इलाज को इलाज समझो। तो अगर कोई खातून है, कोई मर्द है, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के भी जो है वो लेजर करवा लेते ताकि मेरी ये जान जो है रोजाना बगलें साफ करने की या जेरे नाक बाल साफ करने की ये कम हो जाए, या इस तरह बाज मर्द हमारे पास आते हैं, उनके ये जिस्म के ऊपर बाल ऐसे रीछ की तरह होते हैं, या गर्दन जो है बालों के साथ भरी होती है, बहुत ज्यादा घने बाल होते हैं। तो वो अल्लाह अगर लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। आप करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। इस तरह खवातीन है ख़ास तौर पे, वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाती हैं सर तपा, तो वो करवाएं। अब यहाँ बहुत अहम बात है, क्योंकि मेरे शोबे की है इसलिए मैं आवाम को फी सबिल्लाह बगैर फीस के ये बता रहा हूँ, और मर्द हजरात को कि मर्द हजरात को मैं ये कहूंगा कि लेजर ट्रीटमेंट आपकी कोई मुफ्त भी करके दे, आपने कभी नहीं करवानी। देखो, मैं अपने देखे मेरे हालात देखे, मेरी अकल कैसे मारी हुई है। वजीफे बताता हूं तो खुद हौसला शिकनी करता हूं, लेजर ट्रीटमेंट बता रहा हूं तो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, अपने पेशे को नुकसान पहुंचा रहा हूं। क्यों? ये मिंबर रसूल है। यहां वो बात करनी हक है। जब आप मरीज के तौर पर आओगे तो उस वक्त हम ऐसी बातें नहीं करेंगे मजे मजे की, वहां हम कहेंगे भाई कराओ, बस कराओ। मर्द हजरात को कभी भी लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवानी चाहिए। क्यों नहीं करवानी चाहिए? अल्लाह वालों, हमारे पास लड़के आते हैं 22 साल, 24 साल, 18 साल, 25 साल से ऊपर। क्यों आते हैं? फिल्में देखते हैं। फिल्मों के अंदर जो हीरोज हैं, यानी एक्टर्स जो हैं, वो जनाने होते हैं, शीमेल टाइप नाम के वो मर्द हैं। तो उन्होंने अपनी बॉडीज इस तरह बनाई होती है जैसे औरतों की होती है, बिल्कुल जो है वो बालों के बगैर, यानी हेयर फ्री बॉडी होती है कंप्लीट। लेजर करवा के उन्होंने बॉडी बिल्कुल करवाई, फिर बॉडी पॉलिश उन्होंने करवानी होती है, बॉडी पॉलिश करवाते हैं फुल बॉडी को। जब स्किन पॉलिश हो जाती है तो ऊपर उसके मेकअप होता है। मेकअप होने के बाद वो फिर काले क्लोतड़े जो लौंडे लपाड़े होते हैं, वो फिर शर्ट और जीन्स की फटी पैंटें पहन के डांस करते हैं। फिर हमारे नौजवानों की राले टपकती कितना खूबसूरत है, वरना उन लांतियों को असल हैयत के अंदर, शक्ल के अंदर बंदा देखना भी गवारा नहीं कर सकता। यानी इतनी स्किन ट्रीटमेंट होने के बाद, फिर फिल्म की एडिटिंग होने के बाद वो यूं नजर आ रहे होते हैं, जो उनके चेहरों पे आपको नूर नजर आ रहा होता है, वो मैं सारा खुल के आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर हाइड्रा फेशियल उनका हो रहा है, स्किन पॉलिश उनकी हो रही है, समझ आ रही? जो भी शॉट लेना है उससे पहले मेकअप उनका हो रहा है, फिर उसके बाद जो वीडियो बन गई, फिल्म बन गई, उसकी एडिटिंग लैदा होनी है। उस सारा कुछ होने के बाद वो जो माँ के लाल होते हैं ना, वो नजर आते हैं आपको, वगरना वो ऐसी लांती शक्लें होती हैं उनको देखना गवारा ना करे। तो मर्द हजरात, नौजवान हजरात हमारे पास लेजर ट्रीटमेंट के लिए क्यों आते हैं? उन हीरोज को देख के, एक्टर्स को देख के मुतासर होते हैं। मैंने आपको क्यों रोका है? अल्लाह वालों, जब आप लेजर ट्रीटमेंट करवा लोगे औरत के काबिल नहीं रहोगे। आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उनकी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। मेरे रब की हिकमतें देखो, रब की हिकमतें देखो। तो
तुम्हारे जो मियाँ बीवी की जो लाइफ है, जिंदगी है, खलवत है, उसमें लुत्फ लज्जत खत्म हो जाएगा। ये जो मर्द के जिस्म के ऊपर अल्लाह ने बाल उगाए हैं, जब ये औरत के जिस्म से मस करते हैं, औरत को इससे लज्जत आती है, औरत जो है इससे ट्रिगर होती है, उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो बढ़ती हैं, उसकी सेक्स एनहांसमेंट होती है। जब मर्द का जिस्म औरत के जिस्म की तरह हो जाएगा तो औरत को मर्द के जिस्म से कोई लज्जत नहीं आएगी। हम किस बदबख्ती की तरफ जो है वो चल पड़े हैं। इसके अंदर टैक्टाइल सेंसेशन होती है। जब ये बाल वाला जिस्म यानी ये बाल औरत के जिस्म को छूते हैं तो क्या होता है कि औरत के जज्बात भड़कते हैं, उनका जो खलवत का ताल्लुक है या मियाँ बीवी का जो जायज़ ताल्लुक है वो मजबूत होता है और घर मजबूत होते हैं, घर टूटने से बच जाते हैं। जब दोनों मर्द और मियाँ यानी जो है शोहर और बीवी जो है वो मुतमईन हो जाते हैं तो दोनों बदकारी के रास्ते से, जिना के रास्ते से बच जाते हैं। जब औरत का जिस्म उधर से मर्द का जिस्म एक जैसे होंगे तो उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो मुतमईन नहीं होंगे, फिर वो क्या होगा, वो उधर मुंह मारेगी, वो उधर मुंह मारेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि मर्द हजरात जब ये ज़ेरे नाफ बाल लेजर से साफ करवाएंगे और दाढ़ी साफ करेंगे, समझ आ गई, ज़ेरे नाफ बाल लेजर से साफ करवा देंगे, यानी बाल आएंगे नहीं दोबारा। 4-5 जो उसके विजिट होते हैं, सेशंस होते हैं, या 10 सेशन हो जाते हैं साल एक में, बिल्कुल वो खत्म हो जाते हैं। एक तो वो इतना पैसा भरेंगे उसको करवाने के लिए, ज़ेरे नाफ बाल को साफ करवाने के लिए या बगले साफ करवाने के लिए पैसा भरेंगे, साल का ट्रीटमेंट कम से कम सेशन वो चलेंगे। उसका नुकसान क्या होगा, ऊपर से वो करेंगे दाढ़ी साफ। अल्लाह वालों जब ये दाढ़ी साफ करेंगे और नीचे से लेजर ट्रीटमेंट करवाएंगे, आप ये समझ लो चलती फिरती लड़कियां हैं, वो शीमेल है, उन्होंने पल्ले कई शय नहीं है, वो जिसके लड़ लगेंगे उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देंगे। आज साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि दाढ़ी के बाल बढ़ाओ और जो ज़ेरे नाफ बाल हैं उनको ब्लेड के साथ या जो भी कुछ सहूलतें उनके साथ उनको साफ करो। जितना आप ये दाढ़ी को बढ़ाओगे और ज़ेरे नाफ बालों को साफ रखोगे उतनी आपकी मर्दाना ताकत बढ़ती जाएगी। ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, ये हमारा मौजू नहीं, मैं बोलूँगा तो आवाम को समझ नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, वो बात कहीं और तरफ चली जाएगी। मैंने इशारतन दे दी है, जो लोग ज़ौक़ रखते हैं, जो पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं, वो सर्च करना चाहें तो गूगल से सर्च कर सकते हैं। उन्हें मालूम हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन के वो फैक्टर्स जिनसे उनकी प्रोडक्शन कम होती है, जब आप वो पढ़ोगे तो सब उसमें आएगा। दूसरा देखें, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले मर्द को रेशमी कपड़ा पहनने से मना कर दिया है। रेशमी कपड़ा नहीं पहनना। रेशमी कपड़ा जब ज़ेरे नाफ बालों के साथ इस जगह पे मर्द के रगड़ता रहेगा, तेरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को या हार्मोन बैलेंस को ये आउट कर देगा, तबाह कर देगा। क्यों? जब रेशमी कपड़ा मर्द के बालों के साथ यूं रगड़ खाता है उससे करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है, वही हार्ट अटैक का जरिया बनेगा और वही हार्मोन लेवल जो है उसको डिस्टर्ब करने का जरिया बनेगा। वही तेरे रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी ब्रेकेज का या वाइट ब्लड सेल्स जो उनकी ब्रेकेज का जरिया बनेगा और फिर उससे क्या होगा, कई बीमारियां जन्म लेगी जिनकी हम तफसील भी नहीं बयान कर सकते। तो अल्लाह के नबी के एक हुक्म के अंदर इतनी हिकमतें हैं कि मर्द ने रेशमी कपड़ा नहीं पहनना, वो ममनू उसको करार दे दिया गया। इसी तरह वो मर्द हजरात या वो औरतें जो महीना महीना बाल गैर ज़रूरी साफ नहीं करते, अल्लाह वालों वो सितर की जो बीमारियां हैं उसमें मुब्तला होते हैं। जब उनमें कराहत आती है, बदबू आती है, तो फिर क्या होता है, उनके आपस के ताल्लुकात जो है वो भी ख़राब होते हैं और घरों में तलाक़ें और लड़ाइयाँ और मार कुटाइयाँ। फिर जिस तरह औरतें हैं या मर्द हैं, खुदा न खास्ता वो, मैं खुदा की इज़्ज़त की कसम खा के कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे एक हाजी साहब जो है वो कहने लगे मुझे एहराम बांध दें। एक खान थे पख्तून भाई, तो कहने लगे मुझे एहराम बांध दें। तो जब वो एहराम बांधने लगे, आपको तो जब एहराम की निचली वाली चादर बांधी जाती है तो टांगें खोलनी पड़ती मर्द हजरात को। तो जब टांगें आप खोल लेंगे तो आपके बाजू यूं खुल जाते,
हज पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, हज का एहराम बांधा जा रहा है, उस हाजी की बगलों के अंदर इतने इतने बड़े बाल, और मर्द की बगल हो या औरत की बगल हो, इतने बड़े बालों के लिए 4, 5, 6 महीने चाहिए, इतने बड़े बाल। तो बाकी क्या आलम होगा, बाकी क्या आलम होगा। तो इसलिए मर्द हैं, औरतें हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि हर हफ्ते सफाई की जाए, नहीं तो 15 दिन बाद तो लाजिम की जाए। बात समझ आ गई। तो इसलिए वो ख़वातीन के लिए मसला है जो ये कहती हैं जी जब हम अयाम से फ़ारग होंगी, हम नहाएंगी, तो हम साथ ही जो है वो तहारत अख्तियार कर लेंगी, सफाई कर लेंगी। वो अपनी जगह पे है। चलो वो काम जो बच्चियां गैर शादीशुदा हैं वो तो ये कर सकती हैं कि 21 दिन तक वो उनका खाना पीना या कोई भी मामला हराम के ज़ुमरे में नहीं आता या गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आता। मैं तो उनसे मुखातिब हूँ जो शादीशुदा हैं। जब आप इतने गंदे रहोगे या मर्द हैं वो इतने गंदे मैले कुचैले रहेंगे, तो बनी इसराइल में क्या हुआ था कि जब उनके मर्द जो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रहबानियत की तरफ चले गए, तो औरतें बदकारी के रास्ते पे चल पड़ी। इसलिए मैं मर्द हजरात को खींच रहा हूं कि औरतों की तहारत पे जोर देते हो, कभी अपने ऊपर भी गौर किया करो, कभी अपनी बगलें भी शीशे के सामने खड़े होकर देखा करो, कभी अपने अंदर भी झांका करो कि खुद जब इतने गंदे हो गए तो तुम्हारी औरतें कैसे साफ होंगी। तो जब तुम साफ होगे औरतें भी साफ होंगी। तो जब अल्लाह वालों जिस बंदे को हलाल खा के मजा आ जाता है ना, वो कभी हराम की तरफ नहीं आता, हराम की तरफ नहीं आता। जिस बंदे को बकरे का गोश्त मिले, जिस बंदे को बकरे का गोश्त मिले और बकरा भी हो खीरा, फरूक साहब के मुंह में पानी आ गया। हज़रत साहब इतनी सीरियस बातें करते करते आपको क्या शैतानी सूझ जाती है। बकरा भी कौन सा हो, खीरा। फरूक साहब कह रहे हैं इस जुमेरात को लंगर चल ना जाए। हाँ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह मदद भेजता है, बकरे भेजता है, तो हम इस जुमेरात को इंशाल्लाह खीरे बकरे का लंगर बना देंगे। लंगर बकरा कौन सा हो, खीरा, यानी नरम गोश्त हो। जो वो खा ले, वो कुत्ते का गोश्त पसंद करेगा? आप कह रहे थे मैं मजाक कर रहा हूं, मैं आपको संजीदा नुक्ते पे लेके आना चाहता। जिसको हलाल खीरा बकरे का गोश्त मिल जाए, वो कुत्ता खाएगा? क्यों? हलाल के अंदर जो लज्जत है वो हराम के अंदर नहीं है। समझ आ गया? जिसको कंवारी बीवी मिल जाए, मैंने खीरे का लफ्ज इसलिए बोला था, आप समझते मैं मजाक कर रहा हूं। जिसको कंवारी शरीके हयात मिल जाए, वो कोठे वालियों के पास बदकारा फाशा औरतों के पास जाएगा? अल्लाह वालों, ये वो लोग जाते हैं जिन्हें बीवी का पता ही कोई नहीं है, या बीवियां वो जाती हैं जिनको मियाँ का या हलाल का इल्म ही नहीं है। कुत्ता वो खाता है जिसने कभी खीरा बकरा नहीं खाया। उसे क्या पता, जिन्हें बड़ा गोश्त खाया, कभी कभी कुत्ता भी खा लेता है, लाहौर वाले खोता भी खा लेते हैं, बेचारों को पता ही नहीं चलता। तो जो खीरा बकरा का गोश्त खाने का आदी हो जाए, फट्टे पे खड़ा होकर खुद बनवा कर लेकर आए, तो वो कुत्ते का गोश्त खाएगा? बकरे का, दोंदे चोगे का खाएगा? छिक्के का खाएगा? गोदे गधे का खाएगा? वो कहेगा नहीं, महीने बाद खा लूंगा, महीने में एक बार खा लूंगा। खाना खीरा है और हलाल का। बे नहीं अल्लाह वालों, जब आपको अपनी अहलियत से प्यार हो जाएगा, अल्लाह हलाल खाने का आदी कर देगा, तो सामने जो है कोई जुलेखा बन के भी खड़ी होगी, आप थूकना भी गवारा नहीं करोगे। कि जो हलाल की लज्जत है वो हराम में नहीं है। हलाल बाद में राहत लेकर आता है। क्या लेकर आता है? राहत लेकर आता है। हराम बाद में फिक्र लेकर आता है, परेशानियां और गम लेकर आता है। मैं दलील देता हूं और बात को खत्म कर देता हूं। सुखे सुखे लड़के लड़कियां हमारे शादी होती है, जब सुखे सुखे होते हैं, मुंह पतला चुई मुंह होता है, लड़की पतली सी होती है। असलम की शादी हुई सलमा के साथ, दोनों क्या हैं? पतले पतले, 22 साल 24 साल 25 साल 26 साल दोनों की उम्र है। 4 महीने के बाद नाम पता चलता है सलमा केड़ी है ते असलम केड़ा है। फिट जाते हैं ना, मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो हलाल काम करते हैं, हलाल काम से राहत मिलती है, खुशी मिलती है। वो खुशी उनके ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर कर देती है। जब ग्रोथ हार्मोन ट्रिगर होता है तो खुराक की बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर असिमिलेशन होती है, खुराक आकर जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाती। मुश्किल तो नहीं हो गया, मेडिकल की टर्म्स है लेकिन मैं उनका तर्जुमा नहीं कर सकता। तो खुराक आपके जिस्म का क्या हो जाते हैं?
हिस्सा बन जाती, तो फिर क्या होता, आपका जिस्म फैलना शुरू हो जाता। 4 महीने क्या माँ बाप के घर पे भूखी मार रही थी? या ये जो मर्दे कलंदर है, ये 4 महीने से पहले इसकी माँ इसको रोटी नहीं दे रही थी? सब कुछ था, लेकिन जो बीवी के साथ खलवत करने के बाद राहत मिली, उसने हार्मोन लेवल जो है वो बैलेंस कर दिया और ग्रोथ हार्मोन को थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया। अब उस राहत और खुशी की वजह से जिस्म क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसी जानी को भी मोटा होते देखा है? मियां बीवी हलाल खलवत करेंगे, उनके चेहरे के ऊपर अजीब राहत होगी, खुशी होगी, चमक होगी। हमारी सियानी माएँ अपनी बहू का चेहरा देख के बता देती है कि रात को कुछ हुआ है। हमारी माएँ दादियाँ चेहरा देख के अपनी बहू का बता देती हैं, नहाना धोना दूर की बात है, चेहरा देख के बता देती हैं कि। इसी तरह हमारी माएँ बहनें जो तजर्बे वाली हैं, दानिश वाली हैं, वो औरत का चेहरा देख के बता देती हैं इनके घर में मियाँ बीवी की बनती है कि नहीं बनती। जिन मियाँ बीवी की बनती होगी, बीवी के चेहरे के ऊपर एक तमानियत होगी, एक अजीब नूर होगा, एक अजीब राहत होगी, खुशी होगी। जिस औरत के चेहरे के ऊपर 11:15 बजे हों, पूछने की जरूरत ही नहीं है, उथे भांडे खड़कते ने, चपेड़ा वजदियां ने, वो सारा कुछ सब बोलने की जरूरत नहीं। इसी तरह वो मर्द जिसके चेहरे पे तमानियत होगी, उसकी सेहत होगी, आपको दूर से पता चल लेगा इन मियाँ बीवी की आपस में बनी है। वरना क्या होगा, चेहरे के ऊपर कराहत होगी, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, इनकी आपस में नहीं बनती। तो क्या है कि जहां अल्लाह वालो हलाल काम हलाल तरीके से होगा, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होगा, वहां तमानियत होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, खुशी होगी, मुसर्रत होगी, अल्लाह की रहमत उतरती, अल्लाह राजी होता है। एक अल्लाह का वली सुबह रोजा रखे, रात को तहज्जुद पढ़ रहा है, नवाफल पढ़ रहा है, जिक्र अस्कार कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, अल्लाह को वो महबूब नहीं है जितने वो 2 मियाँ बीवी महबूब हैं जो खलवत कर रहे हैं, जो खलवत कर रहे हैं। क्यों? ये जो वली है ये जन्नत के लिए कर रहा है, वो जो खलवत है वो गुनाह से बचने के लिए हो रही है कि वो ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुनाहगार। तो अल्लाह ने ये सारी बातें मैंने इसलिए इसके साथ जोड़ी हैं कि किसी की इस्लाह हो जाए, किसी का घर बचे, अपने आप को साफ सुथरा रखा करें, पाक साफ रखा करें, ताकि लोगों को मालूम हो कि दीनदार लोग खूबसूरत होते हैं, पाक साफ होते हैं। हमारा एक क्या इमेज बन गया हुआ है कि ये लोग ना किरदार के ठीक होंगे ना अंदरों ठीक होंगे ने। तो जब ये इमेज बन गया है तो फिर लोग, औरतें क्या करती हैं, मर्दों से कराहत, फिर वो कुफ्र या फिक्रें बोलती हैं कि हमें दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, हमें दाढ़ी पसंद नहीं है। तो मैंने कितनी बार ये बात दोहराई कि जिसने कहा कि मुझे दाढ़ी वाला पसंद नहीं है या मुझे दाढ़ी पसंद नहीं, वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। तो आज घर घर में औरतें लाइल्मी की बुनियाद पे ये फिक्रा बोलती हैं, किस वजह से? हमारे किरदार की वजह से। अगर हम साफ सुथरे रहें, पाक साफ रहें, खुशबू का इस्तेमाल करें, जो अल्लाह ने लिबास दिया है उसे पाक साफ रखें, अच्छे रहें, अपना अखलाक अच्छा रखें, अपनी तहारत ज़ाहरी और बाहरी बातनी जो अच्छी रखें, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे घरों में राहतें होंगी। फिर वो कोई खीरे का गोश्त खा के तो कुत्ता खाने जाएगा? कुत्ता खाने जाएगा? अल्लाह वालों, अब देखो हम अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह नजर बद से बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने घरों में खुश हैं। कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जिसमें हमें प्रपोजल नहीं आते, औरतों के पैगामात नहीं आते, शादी के लिए दावतें नहीं आती। हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, बीबी तू अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, तेरी मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन जो हलाल का मज़ा है वो हराम का नहीं है। तो अल्लाह वालों, ये बातें मैंने इसलिए समझाई हैं कि जब दीन के रास्ते पे चलोगे तो सबसे बड़ी आजमाइश माल की, सबसे बड़ी आजमाइश जमाल की यानी औरत की आएगी। तो ये बातें इसके साथ नहीं थी, मैंने जोड़ दी हैं ताकि ये मुकम्मल इस्लाही बयान जो है वो हो जाए, लोगों का भला हो जाए। तो जो बात मैंने आखिर पे कही, सम अप की है, वो ये है कि जो वक्त के तकाजे हैं उनके मुताबिक जो भी तरीका इलाज है या सहूलत दस्तयाब है, आप वो उससे नफ़ा उठा सकते हैं अपने गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए। चाहे आप मोचने के साथ निकालें, वैक्स के साथ करें, थ्रेडिंग के ज़रिए करें, चाहे आप केमिकल के ज़रिए करें, चाहे आप स्प्रे के ज़रिए करें, चाहे आप रेज़र के लिए करें, चाहे आप ब्लेड के ज़रिए करें, चाहे आप कैंची के ज़रिए करें, चाहे आप उस्तरे के ज़रिए करें, और आज के ज़माने में चाहे आप लेज़र के ज़रिए बाल साफ़ करें। मकसूद और मतलूब क्या है कि आपके गैर ज़रूरी बाल 40 दिन से पहले साफ़ होने चाहिए।
ये बात सारा मजमून मुकम्मल आ गया, इसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है। और आखिरी बात जो मैंने हमदर्दी के तौर पे मर्द हजरात खासतौर पे नौजवान नस्ल को कही है वो ये कि अपना लेज़र करवा के अपने घर बर्बाद ना करो, औरतों के काबिल नहीं रह जाओगे, फिर तुम्हारी औरतें मोहल्ले की मुश्तरका औरतें होंगी और तुम्हारे पास एक ही रास्ता होगा सिवाय खुदकुशी के, और कोई रास्ता नहीं होगा, नदामत और शर्मिंदगी का। एक बार लेज़र करवाने के बाद हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, तुम औरत के काबिल नहीं रह जाओगे। और जितना आपने जिस्म को साफ रखेगी, बालों से साफ रखेगी, औरत की जो जिनसी हवस है या जिनसी ज़रूरत है या कशिश है उतनी ही बढ़ती है। मर्द जितने अपने जिस्म के सीने के पीछे के बाजुओं के बाल साफ करेगा उतनी उसकी जिनसी ख्वाहिश कम होती जाएगी, हार्मोन लेवल कम होता जाएगा। बाल सिर्फ दो ही साफ करने, एक बगलों के और एक ज़ेरे नाक मर्दों का। औरत क्या है, सर तपा, उनका और मसला है। और तीसरी बात मैंने क्या समझाई है, वो मर्द हजरात जो बार बार वजीफे मांगते हैं, हजरत साहब मर्दाना ताकत का वजीफा दे दे, मैंने कहा जी मैं हिकमत शुरू करूंगा, मतलब बनाऊंगा ना, पहला अमल यही लेकर आऊंगा, पहली पुड़ियां यही बेचनियां ने, क्योंकि यही बिकती हैं। दो तवीज़ बिकता है मर्द को नीचे लगाने के लिए, तो मर्द जो चीज़ खरीदते हैं वो क्या, मर्दाना ताकत की दवाई। तो भाई वो हजरात जो मर्दाना ताकत की दवाइयाँ मांगते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह पे भरोसा रखते हुए उसके बाद मेरी बात पे भरोसा रखो। ज़ेरे नाफ बाल और बगलों के बाल हर हफ्ते जुमे की नमाज से पहले साफ करना शुरू कर दो। बोलो। वो हजरात जो कहते हैं हमारी जिनसी ताकत कम है, हम अपनी औरत पे कादर नहीं है, वो क्या करें, अपने गैर ज़रूरी बाल ज़ेरे नाफ और बगलों के जो है वो हर जुमे को जुमे की नमाज से पहले साफ करना शुरू कर दे और अपने चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा लें। अगर जब तक ये दाढ़ी मेरी तरह पूरी सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं होती, 4 महीने में 3 महीने में अगर तेरी जिनसी ताकत का मसला हल ना हो, मैं जिम्मेदार हूं, बगैर किसी वजीफे के, बगैर किसी अमल के। क्यों, किसी वजीफे की कोई हैसियत नहीं मेरे कमली वाले की सुन्नत के सामने। किसी इलाज, हकीम के इलाज की, एलोपैथिक इलाज की, होम्योपैथिक इलाज की, किसी भी तरीका इलाज की कोई औकात नहीं नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के सामने। तो ये अल्लाह, ये सारी बातें मैंने फी सबीलिल्लाह आपको बता दी है। पहला भी सारा फी सबीलिल्लाह पैकेज था, ये दरमियान में मैंने धक्के से शामिल कर दिया है कि चलो सब लोगों का भला हो जाए, किसी के घर टूटने से बच जाए। अल्लाह मुझे भी आपको समझ की तौफीक अता फरमाए।